भाषण पढ़ेंगे, उन 50 लाख बच्चों का कौन चिंता करेगा जो पेपर आउट होने के कारण से अपने भाग्य तो भाग रहे हैं। दो बार हो जाए, आपके अभिभाषण से पहले कोई बोल नहीं सकता है, परंपरा रही है सदन की। अगर यही वास्तव में आपका और हमारा कर्तव्य केवल इतना ही है कि यहाँ खड़े रह करके केवल भाषण पढ़ना और भाषण सुनना ही है, गलत तरीका है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ इस बारे में सोचना पड़ेगा आपको। अगर इस तरह से चलेगा, धज्जियां उड़ा के रख दिया आपने और संवैधानिक पीठ के आप इंचार्ज हो, आप संविधान की रक्षा करने वाले हो। भ्रष्टाचार का तांडव है, वीक सरकार में पेपर लीक है, बेरोजगारों के अरमान लुटे जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल सरकार की बगियां उघेड़ेगा। हमारी विधायक दल की बैठक है, हम अपनी रणनीति बनाएंगे और निश्चित तौर पर उचित समय पर सरकार को उचित जवाब देंगे। अच्छा, वो किसी ने नहीं लिया है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी से बर्खास्त कर दिया लोगों को। जो छात्रों ने बेईमानी करने की कोशिश करी उनको डिबार कर दिया आगे एग्जाम देने से। सब कुछ सरकार ने किया। इनकी जैन में ये बातें सब है, इसलिए कहने कुछ है नहीं। तो आज गवर्नर साहब की स्पीच को इन्होंने होने दिया और नाटक किया, हो हल्ला किया। मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता लोग, नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। पहले दिन जैसे कि हमेशा होता है, बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हर विधानसभा में उसी तरह से होता है और अभिभाषण के दौरान पहले से ही माना जा रहा था कि हंगामा होगा और वही हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार राज्यपाल के माध्यम से अपने गुणगान करवा रही है। हंगामा रहा और हंगामे के बाद अभिभाषण पढ़ते रहे राज्यपाल। खैर चलिए हम चर्चा करेंगे और हंगामे के क्या मायने हैं और अभिभाषण के क्या मायने होते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, क्या वजह है और अभिभाषण एक सरकार का मुखपत्र होता है, ये कहा जा सकता है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं। हमारे साथ दीप्ति किरण माहेश्वरी भाजपा से विधायक हैं और रामनारायण मीणा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। दशरथ, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक थोड़ा सा मैं पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। हाल ही जब पीठासीन अधिकारियों की बैठक हो रही थी, उसमें इस बात को लेकर के काफी चिंता जाहिर की गई थी और उसमें तमाम जो सीनियर लीडर्स थे वो मौजूद थे, चाहे गुलाब चंद कटारिया हों, अशोक गहलोत हों, राज्यपाल खुद मौजूद थे और ये कह रहे थे कि किसी भी सत्र में, किसी भी हाउस में हंगामा बेवजह करना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है। क्या लगता है आपको, किस बजट सत्र के दरमियान ये सारी चीजें रहेंगी या फिर चर्चाओं में कुछ और बातें आती हैं और उसका दूसरा पहलू अलग होता है? देखिए, मुझे लगता है ये जो बजट सत्र है अपने आप में एक अलग तरह का बजट सत्र है, क्योंकि ये मौजूदा सरकार का अंतिम ये बजट सत्र है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक हो या किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, महिला अपराध हो, इन मुद्दों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी को लगता है कि इस साल हम जितनी जनता की आवाज सदन के अंदर उठाएंगे, निश्चित तौर पे उसका फायदा आने वाले 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें मिलेगा। और वो आज से इसकी विधिवत शुरुआत बीजेपी ने कर दी है, क्योंकि आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उसी वक्त बीजेपी के एमएलए या विपक्ष के एमएलए जिसमें आरएलपी के साथ थे, उनकी तरफ से लगातार नारेबाजी की गई और राज्यपाल के अभिभाषण पर लगातार जब नारेबाजी की गई तो जब तमाम चीजें चली उसके बाद उनको अभिभाषण टेबल भी करना पड़ा और पढ़ा हुआ मान लिया गया। तो ये लगता है आपको कि देखिए, एजेंडा अपना एक अलग होता है। राजनीति में हर प्लेटफॉर्म को कोई भी राजनीतिक दल यूज ना करे, ये संभव नहीं है। वो बेशक पीठासीन अधिकारियों की बैठक में चर्चा कुछ भी हो, लेकिन जब लगता है किसी भी पार्टी को कि ये अवसर है, इसे हम जाने नहीं देंगे क्योंकि सामने चुनाव है, इसी साल चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि हंगामेदार रहेगा ये पूरा सत्र। ये तो माना जा सकता है क्योंकि आखिरी सत्र और सबसे बड़ा सत्र है। देखिए, निश्चित तौर पे हंगामेदार ये निश्चित तौर पे रहेगा और क्योंकि सबसे बड़ी वजह भी यही है क्योंकि बीजेपी ने फुल प्रूफ एक प्लान तैयार किया, रणनीति तैयार की है और बीजेपी की तरफ से यह तय किया गया कि सेशन के अंदर अशोक गहलोत सरकार को घेरा जाएगा। वो चाहे पेपर लीक का मसला हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या किसानों का कर्ज माफी का इशू हो या महिला अपराध हो,
तमाम मुद्दों पर बीजेपी आक्रामक नजर आएगी, लेकिन जहां तक सरकार की बात, तो सरकार की तरफ से भी पलटवार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जब जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि बीजेपी इस मामले को बेवजह तुल दे रही है। हमने पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई की है बिल्कुल वो अच्छी कार्रवाई की है, दूसरे स्टेट में भी इस तरह के पेपर लीक हुए हैं। दीप्ति, आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया कि इस तरह का हंगामा है और ये पहला दिन है, उनका साफ कहना है कि इलेक्शन है सामने और इलेक्शन की वजह से ये बीजेपी के पास में और तो कोई मुद्दा है नहीं, जबकि सबसे बेहतर राजस्थान सरकार ने काम किया है पेपर लीक मामले में। एक भी सरकार अगर उदाहरण दे सकती हो तो बताएं। हमने सख्त कानून बनाए, अपराधियों को पकड़ा, कहीं तो अपराधी तक भी नहीं पकड़े गए। और पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी जब पेपर लीक हुए थे, एक गिरफ्तारी नहीं हुई, केवल थानों में फाइल दफ्तर करके रख दिया। हमने कार्रवाई की है। तो ऐसे में बीजेपी के पास में बोलने को कुछ नहीं है, सब हंगामा कर रही है पब्लिक के पास में अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो योगेंद्र जी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये कह रहे हैं कि सरकार में पहले भी हुए हैं, सबसे पहले तो इस बात की बात कहनी चाहिए गहलोत सरकार को कि बार बार ये पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। किसी भी हिस्ट्री में आज तक इतनी बार पेपर लीक एक ही उसमें हम जब गांव में जाते हैं, हम खुद किसी बच्चे से मिलते हैं जो तैयारी कर रहा है, 29 जनवरी को एक एग्जाम होने वाला है, उसने कहा पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि वापस से कोई लीक हो जाए पेपर, तो वापस से कोई पेपर लीक हो जाए तो हमें उस बारे में नहीं पता। तो कुल मिलाकर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी प्रोएक्टिवनेस कहाँ है। अगर हम कहते हैं कि हमारे इतने अच्छे हमने हमारी कानून व्यवस्था इस जो ये पूरा बना रखा है, इसमें इतने सारे झूठों से भरा हुआ है, इसमें कहा है कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, हमारा कंट्रोल इतना अच्छा है, तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना चाहिए। पेपर लीक तो होना ही नहीं चाहिए। जब आपने अच्छे नियम बना रखे, किसी ने चोरी करी उसके बाद आप अगर पकड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इसको पकड़ा है, हमने इसको सजा, तो आज तक किसी को कुछ मिली नहीं है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जवाब दें कि एक इंसिडेंट गलती से हो सकता है, बार बार कंटिन्यूसली कैसे आप इस बात को मतलब ये सरकार कहेगी कि बार बार ये पेपर लीक कैसे हो रहा है। उसके अलावा इतनी सारी चीजें मैं मतलब स्टूडेंट एजुकेशन के साथ जो खिलवाड़ इस सरकार ने करा है, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करा है, इसमें इन्होंने एक 147 पर आप पढ़ेंगे तो एक पॉइंट लिखा है कि हमने इतनी अच्छी कानून व्यवस्था कर रखी है और हमारे शिक्षा नीति हमारी इतनी अच्छी है, हमने इतने स्कूल्स खोले हैं इंग्लिश मीडियम। इन लोगों ने कुछ अराउंड सब उसमें 25 से 30 कोई स्कूल्स उसमें हमारे राजसमंद में भी स्कूल इंग्लिश मीडियम करा है, लेकिन टीचर्स कहाँ हैं? आप मुझे ये बताओ कि आज की जो व्यवस्था है उसके अंदर इतने सारे पद रिक्त हैं। हर स्कूल में अगर आप जाओगे पर्सनली देखोगे तो कुल 2 या 3 टीचर्स होते हैं और उनको भी ड्यूटी दूसरी दी जाती है, जो उनको पढ़ाना है, जो उनको जिस मकसद से टीचर होना चाहिए वो टीचर्स नहीं है। उसके अलावा इन्होंने जब रिक्रूटमेंट के लिए मंगवाया तो उसमें एक भी इंग्लिश स्पीकिंग टीचर नहीं थी, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएंगे कैसे? सिर्फ लोगों को भ्रमित करना, बड़ी बड़ी बातें करना, यही काम करा है गहलोत सरकार ने पिछले 4 सालों में। जो अपनी गद्दी का इनका जो झगड़ा है उससे ये लोग ऊपर नहीं आ रहे, जनता की सेवा कहां से करेंगे? तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अब की बार बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है? और साफ ही दिखाई देता है कि जन आक्रोश रैलियां निकाली हैं बीजेपी ने, अभी सभाएं की हैं, उसका रिफ्लेक्शन भी मुझे लगता है कि सत्र में दिखाई दे सकता है। और सरकार अपने स्तर पे तैयारी कर रही है। फ्लोर मैनेजमेंट का जो काम है उन्होंने अपने करीबी जो रणनीतिकार हैं उन्हें दे रखा है और वो पूरी तरह से विपक्ष के हमलों का जिम्मेदारी के साथ में जवाब देंगे। और जब हाउस नेक्स्ट डे यानी कि मंगलवार को कॉल होगा तो उसी के साथ में राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव पारित होगा और उसके साथ ही बहस शुरू होगी, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 तारीख को रिप्लाई देंगे। जो 2 फरवरी को बिजनेस जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट आना हालांकि बाकी है, वो किस तरह से आती है, क्या कुछ फैक्ट्स होंगे, क्या पूरा बनाया है वो, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ हाउस है तो उसी के बाद कुछ कहा जा पाएगा। दर्शक, क्या लगता है आपको कि जो पहले से सड़क से हाउस तक इस बार सरकार को पूरी तरह से घेरने की रणनीति है विपक्ष की, वो चाहे आरएलपी हो या फिर बीजेपी हो? क्योंकि सीपीएम हंगामा तो कर रही है वहां पे, लेकिन वो डिमांड कर रही है यूनियन गवर्नमेंट से कि आप बीमा राशि के पैसे दिलवाइए, आप जिसमें सैटेलाइट सर्वे के जो चाह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए फसल खराबे के और रकबे के हिसाब से। तो हंगामा तो होता रहेगा, लेकिन अपनी उपस्थिति कौन कैसे दर्ज करा रहा है ये डिपेंड करेगा वहां
जो लोग अपने किस तरह से एजेंडे को लेकर के आते हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगी जिसका जो सड़क पर यानी कि हाउस के बाहर जो भी अब तक की रणनीति रही है, विरोध रहा है, वो रिफ्लेक्ट करेगा भी इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि सड़क से सदन तक ये हंगामा जारी रहेगा इस पूरे सेशन के दौरान, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी को भी इस साल चुनाव में जाना है, तमाम पार्टियों को चुनाव में जाना है। दिसंबर के माह में संभवतः राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये लास्ट मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी और आरएलपी सरकार को घेरने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती। जबकि अगर दूसरी माकपा की बात करें तो माकपा की तरफ से ये भी कहा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आज उन्होंने हल्ला किया, हंगामा किया, और उनके विधायकों का ये भी कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे कराया जाएगा ड्रोन के जरिए। ड्रोन के जरिए जब सर्वे होगा तब फसलों में अगर कोई दिक्कत है या वो खराब हो रही है तो उसकी एक्चुअल जो रिपोर्ट होगी वो सामने नहीं आ पाएगी, और सामने जब रिपोर्ट नहीं आएगी तो किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर आरएलपी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ, हालांकि आरएलपी ने आज एक बड़ी बात नारायण बेनीवाल ने कही। नारायण बेनीवाल ने ये कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जब उनको बाहर जाने के लिए कहा गया, तीनों को एक दिन के लिए निष्कासित किया गया, उस वक्त बीजेपी इस मामले में चुप रही। बीजेपी ने सिर्फ अपना एजेंडा आगे चलाने के लिए, चाहे पेपर लीक वाला मसला हो जो या फसलों की मुआवजे की मांग हो जो खराब हुई है, चौपट हुई है, उनको लेकर उन्होंने जरूर अपनी बात कही, लेकिन आरएलपी के विधायकों के साथ जब ये बातें हो रही थी तब वो चुप रहे। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जब जैसे दशरथ आप जो कह रहे हैं उसी को लेकर के हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलीभगत कर रही हैं और हम लोग जनता की आवाज बनना चाह रहे हैं, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। खैर चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। रामनारायण मीणा साहब हैं हमारे साथ में। मीणा साहब, आपका लंबा एक्सपीरियंस है और पहला दिन आपने देखा हंगामेदार रहा और हंगामे की अपेक्षा पहले से लग भी रही थी कि ऐसा होगा, ऐसा पहले से ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से हाउस के बाहर बीजेपी के नेताओं के तल्ख बयान थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसे में को हक भी नहीं है कि राज्यपाल के माध्यम से अपना मुखपत्र का वाचन करवाया जाए। खैर एक परंपरा है ये, लेकिन क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए सहज रहेगा हाउस में इस बार सरकार के उपलब्धियों का जवाब को पर घेरना, या फिर सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है कि बीजेपी की जो तैयारी है या विपक्ष की दूसरी पार्टियां उनकी तैयारी है जिससे जवाब चाहते हैं वो? देखिए जी, बीजेपी का रोज जो रोल रहा सदन में वो सही नहीं था। जहां तक गवर्नर साहब के अभिभाषण का सवाल है तो पूरी पार्टी इसमें कोई कहना भी नहीं है। तो पार्लियामेंट में बताया है कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो मंत्रिमंडल डिसाइड करता है, लेकिन आरएलपी के सदस्यों के निष्कासन के बाद बीजेपी ने हल्का सा विरोध करने की कोशिश की, उसके बाद शांत हो गए। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी अपनी चाल में खुद पसती जा रही है, जनता की निगाह में सामने आती जा रही है। बाहर कोई भी बयान दो ये तो देते आए हैं, कोर्ट में जाना जाते ही आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को स्ट्रॉन्ग ढंग से प्रतिरोध कर सकेगी। जी दीप्ति जी, सुना आपने कि बीजेपी अपनी खुद चाल में फंस रही है? बिल्कुल भी कोई चाल में फंस नहीं रही है बीजेपी अपनी। इनफैक्ट क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स हैं जो फैक्ट्स बोलते हैं, तो ये तो चाल हमारी है ही नहीं और हम ना किसी में फंसते जा रहे हैं। बिजली की इस अभिभाषण में जितनी भी बातें रखी गई है उनका तथ्य क्या है? आपने एमओयू की बात रखी कि हमने इतने 1000 करोड़ के एमओयू करे, 49% मतलब 2000 इसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 2000 लोगों से एमओयू करे और एलओआई स्टेज में। एक साल तक आप यही नहीं बता पा रहे हैं इसके अंदर कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स कितने आए। बड़ी बड़ी बातें करना, बिजली का मुद्दा, मतलब इतनी सारी इसमें झूठ लिखी हुई है। बीजेपी किस चाल में फंसेगी? ये तो कांग्रेस अपनी चाल में फंसेगी, क्योंकि इस अभिभाषण में इतनी झूठी झूठी बातें लिखी है। बिजली के लिए लिखा है, आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आप यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो आप लोग आपस में कोयला नहीं ला सकते, जिसकी वजह से हमारे किसानों को तकलीफ पड़ रही है। सुबह 5 बजे आप बिजली दे रहे हैं, ठंड में कलेक्टर तो बच्चों के लिए स्कूल बंद कर रहा है,
कि इतनी ठंड है, वो किसान बेचारा सुबह उठकर किस तरीके से अपने खेत को जोतेगा। कोई मतलब कुल मिला के ये लोग खुद अपनी बातों में फंसेंगे। कांग्रेस, बीजेपी कहीं कोई फंसने वाली नहीं, क्योंकि बीजेपी तो जनता की दुखों की आवाज उठा रही है। कानून व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा है कि हमने इतना सब कुछ करा है। अगर कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया होती, इतनी अच्छी होती, तो हर न्यूज़पेपर में यह छपा है, हर मीडिया ने यह बात बोली है कि राजस्थान वायलेंस रेप केसेस के बारे में नंबर 1 है। अराउंड 6,337 मुकदमे दर्ज हुए रेप केसेस के सिर्फ। तो ये जो पूरा अभिभाषण है, ये तो कांग्रेस सरकार ही फंसेगी इसमें, क्योंकि उन्होंने जो ये बातें प्रिंट करके ये लिख कर दी है हमें कि ये इतना सब कुछ हमने करा है, वो धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। चिरंजीवी योजना की हम बात करें, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इतनी बातें कि हमने चिरंजीवी योजना में 20,000 करोड़ रुपए, पहले 10,000 थे, अब 20,000 करोड़ करे। धरातल पे हमें फोन करना पड़ता है कि भाई जयपुर से परमिशन लाओ, तब जाके कार्डियो में कोई काम होएगा। एक 2 हफ्ते तक स्टंट के लिए गरीब व्यक्ति इंतजार करता रहता है। तो ऐसी कितनी चीजें योगेंद्र जी की कांग्रेस अपनी बातों में फंसेगी, हमें किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है। सुना सर, जवाब देना मुश्किल होगा बीजेपी के नजरिए से। आप ये कहना तो कर अलग बात है, लेकिन मैं बीजेपी को आज से नहीं जानता हूँ, माननीय भैरव सिंह जी के जमाने से जानता हूँ। उस समय अलग था, जो भैरव सिंह जी संभाल लेते थे। थोड़े दिनों बाद में ये सदन का बहिर्गमन करके कांग्रेस को फ्री हैंड देंगे और हम फ्री हैंड लेंगे। ये बहस नहीं करेंगे, हल्ला करेंगे। जो बातें विधायक जी कर रही हैं, विधायक जी का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है वो आप भी जानते हो, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है वो अपन जानते हैं। तो ये कहना तो आसान है, लेकिन फील्ड में या सदन में बात करके और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना है, उसके खिलाफ माहौल बनाना अलग बात है। तो राजस्थान में तो स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है, धड़ेबंदी की वजह से मानिए। सदन में भी एक नेता नहीं है, कहने को तो गुलाब जी कटारिया है, और गुलाब जी कटारिया पूरे विधायकों का समय खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा, मुझे दोबारा कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आरएलपी हो, कोई भी हो, विपक्ष होता है। आज आरएलपी के समर्थन में बीजेपी ने वो ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पूत के लखन पालने दिखाते हैं। इससे पॉलिटिकली मैं, मेरी पार्टी कितनी गलती करो मैं उसका समर्थन करूंगा, दूसरी पार्टी कितनी गलती करो उसका सदस्य उसका समर्थन करेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। मुद्दे बहुत है, लेकिन एक भी आरोप करप्शन का नहीं लगा पा रहे। ये माननीय वसुंधरा जी जब चीफ मिनिस्टर थी, तब 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उस उदाहरण को हम कहां तक लेके बैठेंगे। ये जो घटनाएं होती है उसको तो ईश्वर बचाए और नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी घटना हो तो साधारण घटना 323 की मारपीट भी बहुत गंभीर होती है। लेकिन राजस्थान में जहां तक बिजली का सवाल है, देखिए सेंट्रल ग्रिड से बिजली मिलती थी, केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया कि सेंट्रल ग्रिड को ही बंद कर दिया, स्टेट अपने अपने बिजली को कंज्यूम करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से कर रही, जैसे नौनेरा डैम है, उसका भी बात मुद्दे में आएगी। वो डिफेक्ट योजना किसने बढ़ाई थी? बीजेपी गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी। आज उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए खर्च कर पाई है कि 13 जिलों का मामला है, तो बीजेपी उसमें साथ नहीं दे रही है। इसी मुद्दे पे सदन में अवरोध होगा और बीजेपी बहिर्गमन करेगी। कांग्रेस कहेगी हम हमारे संसाधनों से कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ईआरसी पे ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भी आपको कितना टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन कांग्रेस उसमें डॉक्यूमेंट नहीं आएगी। तो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस कमजोर पड़ती है। जहां तक एमओयू का सवाल है, जैसे पावर के एमओयूज हुए हैं, एक बहुत बड़े मोदी जी के दोस्त के साथ हुए, क्या बीजेपी उनके खिलाफ बोलने की स्थिति में? कभी नहीं बोल पाएगी। तो जो स्थिति बन रही है, आज बीजेपी को चाहिए था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में कोई मुद्दे की बात करते, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे कि जो प्राइवेट बस ओनर्स है, वो प्राइवेट बस ओनर्स अधिकतर बीजेपी के हैं। तो मेरा तो अर्ज करना है कि गरीब के लिए जो कांग्रेस रीति नीति बनाती है, बीजेपी उस रीति नीति का केवल हल्ला करके वोट बटोरने की बात करती है। मेरा सर एक सवाल और होगा, आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस है हाउस का। हमने पिछले दिनों विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन देखा, जिसमें यह था कि मैक्सिमम जो टाइम है उसको यूटिलाइज किया जा सके, हंगामा नहीं हो, बेवजह किसी भी तरह की कोई बातें ना हो। आचरण को लेकर के भी चर्चा हुई थी। क्या लगता है कि वो सब कुछ असर दिखाई देगा इसमें, या फिर बस वो 2 दिन की इतनी बातें थी
लोकसभा अध्यक्ष भी आए, वाइस प्रेसिडेंट भी आए, गवर्नर भी रहे, सीएम भी रहे, ये सब कुछ ऐसे ही धूमिल हो जाएंगी? योगेंद्र जी, अपन दोनों राजनीति में आए तब से देखते आ रहे हैं, ये मॉनिटरिंग बढ़ना, समझाइश करना, शिक्षा देना तो होता है, होता रहेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से आए, ठीक है, उसको निष्पक्ष माने, निष्पक्ष कोई होता नहीं है। उनको 3 दफा सदन में ऑनर किया गया है। तो हम लोगों ने बीजेपी को पटाने की कम कोशिश नहीं की है। आज देखिए 7 व्यक्ति थे हाउस में जिनको ऑनर किया गया एक तरह से, उसमें से माननीय सीपी जोशी और माननीय अशोक गहलोत, 2 व्यक्ति कांग्रेस साइड से थे, 5 व्यक्ति बीजेपी साइड से थे। इन्होंने स्वागत के लिए इनका कोई स्वागत कर नहीं रहे, हमारे स्टेट में स्वागत हो रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम इतने कमजोर है कि हम बीजेपी का स्वागत कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए माननीय ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में, यही कारण मजबूत होकर के उभर रही है। तो आज भी देखिए बहुत सी योजनाएं, सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, ये मुद्दा उठा नहीं सकते। पीने का पानी का मुद्दा किस मुंह पे से उठाएंगे? 90% 95% सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता था, आज मोदी जी कह रहे हैं हम तो 50-50 देंगे। यही नहीं, एजुकेशन में सारा पैसा दिल्ली से आता था, कुछ परसेंटेज राजस्थान का होता था, इन्होंने 50-50 का करने की कोशिश करी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 0% स्टेट को देना पड़ता था, भारत सरकार देती थी। आज पूरा पैसा छोड़ करके 60-40 की बात मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी देश को कमजोर क्यों कर रहे हैं? तो ये विपक्ष के पास मुद्दा है और ये बहुत सी बात है। ये मोदी जी के विपक्ष की बात कर रहे हैं या फिर आपके विपक्ष की बात कर रहे हैं? ये मोदी जी देश को कमजोर कर रहे हैं, स्टेट को कमजोर कर रहे हैं। वो सवाल इसी का नहीं है, सवाल इसका है कि मध्य प्रदेश को भी कमजोर कर, उनकी पार्टी के स्टेट को भी, वो मोनार्ची की दृष्टि से चल रहे हैं और वो देश को कमजोर करने की स्थिति में आ रही है। आप देखिए मोदी जी के पास एक ही नारा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया हम मुसल देंगे। तो मसल दो ना, कश्मीर का 1/3 ले लो ना, किसने मना किया? सब फौज में बंदी होने को तैयार है, हमारा जैसा आदमी फौज में भर्ती होने को तैयार है और इतना काम करेंगे कि काले बाल वाला नहीं कर सकता। कुछ करते नहीं है, कहते हैं किया कुछ भी नहीं है। तो विधानसभा में क्या कराना चाहते हैं विपक्ष से आप? विधानसभा में विपक्ष से चाहते हैं कि वो मुद्दा रखे, हमारे खिलाफ करप्शन का चार्ज नहीं हो तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ईमानदार गवर्नमेंट है। पेपर लीक के अलावा मैं जवाब दिलवा रहा हूं आपके पास। दीप्ति जी, पेपर लीक के अलावा कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास में, और पेपर लीक पर मुख्यमंत्री सदन के बाहर जवाब दे चुके हैं कि ये पूरी साल इसी तरह से हंगामा करते रहेंगे क्योंकि इनकी आदत में है। दीप्ति जी से माफी मांगते हुए कहूंगा फिर ये हंगामा करके वॉकआउट कर जाएंगे, हमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मेरा तो एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के सामने बहुत कम है। आप राहुल गांधी जी को ट्रेन करेंगे, तब उस ट्रेनिंग के बाद अगर सक्सेसफुल रही तो मैं भी जरूर से आपसे ट्रेनिंग लूंगी। लेकिन आपको मैं ये जरूर कहूंगी, जो पेपर लीक के मुद्दे पर ही अपन बात करें, अगर कि आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक के अलावा और करप्शन, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि अगर करप्शन नहीं है तो पेपर लीक कैसे हुआ? अगर करप्शन नहीं है तो कैसे आपने पेपर लीक हुआ कैसे? मतलब बस अचानक से खुली पटरी और लीक हो गया, कहीं ना कहीं करप्शन है तभी तो पेपर लीक हो रहा है। तो ये तो दोनों जिसको कहते हैं ना, एक ही पटरी एक ही ट्रेन है, दो उसके वो है पैरेलल चल रहे हैं कि अगर लीक हुआ है तो करप्शन है ही है उसके अंदर। उसके अलावा मुद्दे बीजेपी के पास बहुत सारे, और हर अगर फील्ड में हम बात करें तो हर फील्ड में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हम चिरंजीवी योजना से शुरू करें या फिर हम चलिए बजट की बात करते हैं। पिछली बार बजट घोषणा हुई कि 10 करोड़ की सड़कें विधायकों को मिलेगी। उन 10 करोड़ की सड़कों में बहुत बड़ी तालियां बजी थी, टेबल थपथपाए थे। कांग्रेस के सब विधायकों ने बोला बीजेपी को कि ये 10 करोड़ की तो आपको भी मिल रही है, तो आप लोग भी थपथपाए मेजों को, इसको टेबल को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस जो कमेटी बनती है उसमें विधायक को मेंबर तक नहीं बनाया गया, क्योंकि इनके आपस के झगड़ों की वजह से। प्रॉब्लम इनको बीजेपी से नहीं है, पर कांग्रेस के कुछ विधायक उसका फायदा नहीं ले लें और उसके फायदे को रोकने के लिए इन्होंने कमेटी जो बनाई उसमें विधायक को मेंबर तक नहीं बनाया। चलिए वो भी ठीक है, क्योंकि अभी ये बजट सत्र वापस स्टार्ट होने वाला था। तो राजसमंद की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो पीडब्ल्यूडी की जो रोडें बननी चाहिए थी, जो 10 करोड़ की, वो
दो काम अब 15 दिन पहले चालू हैं दिखाने के लिए कि हाँ भैया हमने ये जयपुर से आ गए। 8-8, 9-9 महीने तक आपकी सैंक्शन बजट तो आप ही का था, आपने सोचा था कि आपके पास इतने रुपए आएंगे। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ है पॉलिटिक्स की, बट फैक्ट्स मैं जानती हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि फैक्ट्स को मैं वो कर सकूं कि किस तरीके से आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर बताना चाहते हैं। तो मैं आपको ये जानना चाहती हूँ कि जब बजट आपका हुआ, आपने अगर कोई पैसे लिए, अगर कोई आपने ये सोचा होगा ना कि हमारे पास इतनी आमदनी होगी और उस पर हम बजट बनाएंगे। इनका पूरा बजट डीएमएफटी के पैसों पे बना हुआ है। राजसमंद के अंदर हर 4 महीने में एक पेपर आता है हमारे साइन करने के लिए। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट कि सीएम घोषणा है, सीएम ऑफिस से पत्र है, आपको इस पे साइन करने हैं क्योंकि ये बजट घोषणा की आपूर्ति करनी है डीएमएफटी को। तो फिर ये बजट प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? जब पैसा नहीं है तो आप मत करिए बजट प्रेजेंट। बजट अगर आपने अलोकेट करा है कि इतना पैसा हम इसको देंगे तो या तो उसको अच्छी तरीके से करें। 5 करोड़ एमएलए लैड को मिलता है। मैं किसी और बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी क्योंकि ये तो सारे मुद्दे बीजेपी भी उठाएगी और आप भी सुन रहे हैं और हमारे पास बहुत मुद्दे। एमएलए लैड की अगर हमें 5 करोड़ कहने को मिले तो धरातल पे हम कितने लगा सकते हैं? हर 5 लाख लगाने के लिए हमें पता है कि हमें कितना अधिकारियों के पीछे दौड़ना पड़ता है कि भैया आप पैसे लगाओ, क्योंकि पैसे ही नहीं रिलीज ही नहीं करते। प्रॉब्लम हर चीज केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा नाम कर रही है। मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो बहुत अच्छा नाम। मेरा एक सवाल है दीप्ति जी आपसे भी और रामनारायण जी से। देखिए, आप अपोजिशन में हैं, ये सत्ता पक्ष में। पेपर लीक पहले भी हुए, आगे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ होंगे ही नहीं, सख्त कानून भी बन गए। एक मिनट, दूसरे स्टेट्स में भी हो रहा है। क्या लगता है आपको कि वास्तव में ये गवर्नमेंट किसी की भी हो, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको लेकर के आप लोगों को पार्टी लाइन से अलग सोचना होगा? महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ पे घटनाएं नहीं हो रही, बच्चों के साथ दरिंदगी। दूसरे पेपर लीक, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का कैरियर जुड़ा हुआ है, और केवल कैरियर की बात नहीं, बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। एक गरीब बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है, कैसे उसको भेजता है, और उसके बाद में जब पता लगता पेपर लीक हो गया या पेपर लीक नहीं हुआ, माफियाज किनको पास करा जाते हैं, किसका हक पे डाका डाल दें, कोई पता नहीं है। तो नहीं लगता है कि ये एक ऐसी समस्या पैदा होती जा रही है जिससे निपटना बहुत जरूरी है? चलिए, पार्टी लाइन तो है जो है, ठीक है, अब गवर्नमेंट वर्तमान है, जवाब दीजिए, आप लोग विपक्ष में हैं, आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जहां आपकी भी गवर्नमेंट है वहां भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसे में नहीं लगता है कि वास्तव में इसका कोई कंक्लूजन करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? जी दीप्ति जी। डेफिनेटली आपकी बात योगेंद्र जी की, पेपर लीक जो हो रहा है ये रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे इमोशंस इसमें जुड़े हुए होते हैं। इतनी मुश्किल से एक गरीब व्यक्ति कुछ पैसे जोड़कर अपने बच्चे को ट्रेनिंग कोचिंग के लिए भेजता है कि वहां पे कोचिंग होगी और वो अच्छी नौकरी, एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। और कुल मिला के सिस्टम से जो जिसको कहते हैं ना विश्वास उठ रहा है, उस विश्वास को वापस से बनाना बहुत जरूरी है और निष्पक्षता से। यही तो हमारी मांग है कि आप इसमें प्रोएक्टिवनेस दिखाएं। होने के बाद हमने ये काम करा, उससे अच्छा है कि इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उस पर विचार चर्चा करने की बहुत जरूरी है, ना कि इस बात पर कि होने के बाद हमने ये कदम उठाए। बस वो प्रोएक्टिवनेस की मैं बात कर रही हूँ। सर, आपके पास आना चाहूंगा। देखो, लंबा एक्सपीरियंस है और हम सब लोगों के एक कोई ना कोई हमारे परिचितों में से, परिवार में से एग्जाम देता ही है बच्चे, लेकिन जैसे आप लोगों ने बताते हैं कि यही पता नहीं है कि अगले एग्जाम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल पक्का किया जाना चाहिए। मैं बीच में मुझे कहना नहीं चाहिए, हम कांग्रेस के विधायक, हर एक ही नहीं कहता, अधिकतर विधायक, दीप्ति जी इनकी पार्टी के व्यक्ति सही मुद्दे पे बहस करो या समय बर्बाद करो, उसमें साथ नहीं है। सही मुद्दे पे, करप्शन पे कांग्रेस साथ है, कांग्रेस करप्शन के खिलाफ है, वाकई जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हमारे में से जिन्होंने भी जीरो टॉलरेंस के खिलाफ बात करी है, हम उस मुद्दे में आपके साथ रहेंगे, खुलेआम साथ रहेंगे, आप देख लेना, और रहते आए। ये ऐसा कभी भी नहीं, पहले भी रहे, अब भी रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पेपर लीक का ऐसा मुद्दा है जिसमें निश्चित तौर पे 101% अव्यवस्था है और करप्शन भी है, भाई भतीजावाद भी है। लेकिन इसको जिस ढंग से उठाना चाहिए था, जिन लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत लाना चाहिए था, जब आपके सांसद राज्यसभा जो पुराने लीडर हैं, भैरव सिंह जी के समय के लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके अलग उनको करना पड़ रहा है, तो बीजेपी अपनी कमियों को उजागर करे, उसको ठीक करे, पार्टी एकजुट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज उन्होंने राज्यसभा में जो बोले हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो
बीजेपी के लाइन से हटके बोले हैं कि बीजेपी के पक्ष में बोले, खिलाफ बोले, क्या करना चाहते हैं? तो ये अपनी जो कमजोरी को दूर करें। हम तो चाहते हैं कि आपको जब चलिए वो तो पार्टियों में कमजोरियां हैं, आप लोग आपस में दूर करना। मैं तो इस तरफ गुजारिश ये कर रहा हूं कि वास्तव में जो भारत का भविष्य जिसको मान करके चलते हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसको लेकर के, और ना पेरेंट्स पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा, और ना वो एप्लीकेंट जो फॉर्म भरना चाह रहा है। तो दीप्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है। नहीं, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी की कमियां और बीजेपी के सांसद ने क्या किया वो तो बाद में, अभी क्योंकि हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो पार्टी लाइन से अलग हट करके आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि वास्तव में पेपर लीक पे पार्टी लाइन से अलग हट करके चर्चा होनी चाहिए? ये क्योंकि केवल राजस्थान की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनमें ये समस्या बढ़ती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी लाइन से अलग होकर इस पर कोई ना कोई चर्चा होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ आकर टेबल पे इस पर टॉक करनी चाहिए। रामनारायण जी ने एक बिल्कुल सही बात कही। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी के अलग करते हैं, और राज्यसभा सांसद भी कई नाम बताते हैं कि इस ये पेपर में ये लिखता, लेकिन वो लास्ट तक अपने पत्ते नहीं खोलते। उनकी तरफ से कहा गया कि आरपीएससी के अंदर, इस शाखा के अंदर यादव नाम के 2 आदमी है, उन्होंने पेपर लीक किया। मेरे को किसी आरपीएससी के व्यक्ति ने, जैसे एक लीग होते हैं, उनकी तरफ से बताया गया यादव, बोला साहब यादव नाम का यहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी का जो काम है वो ज्यादातर किरोड़ी लाल मीणा करते हैं। बीजेपी के जो नेता, उनको भी आगे आना चाहिए, एक पक्ष विपक्ष के साथ बैठ के इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और बच्चों की जब नौकरी नहीं लगेगी तो कैसा भविष्य होगा प्रदेश का और देश का। और सरकार तो कांग्रेस की है, इसमें बीजेपी के सांसद कहां से आ गए? अभी तो कांग्रेस की सरकार है, वो कदम उठाए इसमें। आप लोगों का काम है कि बिल्कुल निश्चित रूप से आप सरकार को उजागर करें। इस वक्त गवर्नमेंट कांग्रेस की है, जवाबदेही इन लोगों की, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा मेरा अपना मानना है कि एक ऐसी विकराल समस्या जन्म लेती जा रही है हमारे यहाँ सिस्टम में, उसे दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सख्त कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे। रामनारायण जी ने एक हिंट दिया कि भाई भतीजावाद, या वो उसका परिचित है, वो उसका परिचित है, तमाम चीजों को लेकर के कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बेशक कहा तो ही जा रहा हो कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन सब कोचिंग सेंटर्स को लेकर के भी आप लोगों को विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है वहीं पर कुछ ऐसा नेक्सस पैदा हो रहा हो जिससे हम अभी भी नजरअंदाज कर रहे हो, या फिर हम अभी उससे वाकिफ नहीं हो कि यहाँ ऐसा भी हो रहा है। जो भी हो वजह, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा भी है तो उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। हम तमाम अतिथियों का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन बजट सत्र शुरू हो चुका है। अभिभाषण पर बहस मंगलवार से शुरू होगी, और उसके बाद ये पूरा सत्र कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम एमएलएज को कि यूटिलाइज कर सके टाइम, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थकता रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।